नमस्कार। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का शीर्षक है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत चर्चा के जो बिंदु हैं वह है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य, संवैधानिक प्रावधान और विभिन्न योजनाएं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता क्यों है। पहले तो हम ये सामान्य अर्थ में जानते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो अर्थ है वह है जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना, अर्थात सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। यह जो लक्ष्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने का, यह भारत में एक संवैधानिक और राष्ट्रीय लक्ष्य है। अभी भी इस लक्ष्य को जो है पूरा नहीं किया जा सका है। 1/4 जनसंख्या भारत की अभी निरक्षर है 2011 जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता में पहला जो पॉइंट है मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मानवीय मूल्य क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, पारस्परिक सौहार्द, ये सब जो है मानवीय मूल्य हैं। इनका विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान। सांस्कृतिक विविधता से भरा अपना देश है, ठीक है। तो हमें विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम विभिन्न संस्कृति के बारे में जानें ताकि हम उनका सम्मान कर सकें, अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकें। तो ये काम शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम जानते हैं और विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करते हैं। आगे है मानवीय संसाधनों का विकास। देखिए, किसी भी राष्ट्र या देश की प्रगति उसके भूभाग में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इसके अलावा जो मानवीय संसाधन है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। यदि उनका अच्छे से यूटिलाइज करना है और अच्छे से प्रयोग करना है, बहुत दिनों तक चलाना है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो मानवीय संसाधन हों पूर्ण रूप से विकसित हों। मानवीय संसाधन ऐसे हों जिन यूटिलाइज कर सके प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे तरीके से और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। तो मानवीय संसाधन का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आगे है लोकतंत्र को सफल बनाना। देखिए, लोकतंत्र जो है में सभी व्यक्तियों को समान महत्व दिया जाता है और ये ज़रूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा नहीं होगी तो जो है अपने अधिकार और कर्तव्य को प्रति जो है जागरूक नहीं होंगे। और दूसरी बात, जो भी चुनाव करते हैं और जिन्हें चुना जाता है उनमें शिक्षित होना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं तो लोकतंत्र की गरिमा जो है बनी नहीं रहेगी और ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कम से कम ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए रहें। जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर कौशल का विकास करें, योग्यता का विकास करें। जितने भी गुण हैं उनका विकास कर सकेंगे तभी जो है हम अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, ठीक है। तो जीवन स्तर में सुधारने के लिए भी शिक्षा ही कहीं ना कहीं योगदान दे रही है। आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से तात्पर्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना आवश्यक है। प्रावधान, प्रोविजन। 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल की सुविधाएं देना।
मतलब जो प्रथम 8 वर्ष की जो शिक्षा है उसमें सारी सुविधाएं, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, मिड डे मील, फ्री बुक्स, ये सारी चीज़ें जो है फ्री मिलना चाहिए। ठीक है, सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। और उसके बाद सारे बच्चों को, ठीक है, सारे बच्चों को जो है इनरोलमेंट होना चाहिए। दूसरा इनरोलमेंट, सारे बच्चे उसमें, उनमें जो है जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जो है स्कूल में पंजीकृत होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये है इनरोलमेंट। आगे है रिटेंशन, मतलब धारण। जिन बच्चों का एडमिशन हो जाए, जब तक कि वो 14 साल के न हो जाएं, तब तक वो स्कूल से बाहर न निकले। मतलब प्रथम जो 8 वर्ष की जो शिक्षा है वो पूर्ण करके ही निकले स्कूल से। ये है, मतलब ये 3 चीज़ें सम्मिलित रहती हैं सार्वभौमिकरण में। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में तीनों चीज़ें आनी चाहिए, तब उसे हम सार्वभौमिकरण मानेंगे। ठीक है, प्रोविजन, इनरोलमेंट और रिटेंशन। ये भारत में अभी तक जो है प्राथमिक शिक्षा पर इस सार्वभौमिकरण की बात चलती है। अभी प्राथमिक शिक्षा पे ही, अभी हम माध्यमिक या उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँचे हैं। अभी हम जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ही बात करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। सार्वभौमिकरण जो है शिक्षा से संबंधित, तो उसके प्रावधान क्या क्या किए गए, संविधान में प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे देश में 31% साक्षरता थी। 31% मतलब लगभग 3/4 भाग जो है अशिक्षित था, पूरी तरह से निरक्षर था। इसको ध्यान में रख करके संविधान में ये प्रावधान किया गया नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कि राज्य जो है 10 वर्ष के अंदर प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सभी के लिए। 1960 तक ये पूरा होना चाहिए था, बट ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, पूरा नहीं होने के पीछे और रीज़न जो है बहुत सारे हैं। उस समय आर्थिक विकास उतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरी बात, सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क कर पाना शिक्षा मुश्किल भरा काम था। और एक और बात भी थी कि ये जो प्रावधान था वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था, जिस पे जो है राज्य बाध्यकारी नहीं होता है कार्य करने के लिए। अगला देखिए, जो परिवर्तन आया, सबसे बड़ा परिवर्तन, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसमें शिक्षा को जो है पहले केंद्रीय सूची का विषय था, उसको समवर्ती सूची में लाया गया। केंद्रीय सूची पर था, मतलब केवल केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती थी शिक्षा पे। अब ये समवर्ती सूची में आ गया, तो इस पे राज्य भी अपने क्षेत्रों में जो है अलग अलग कानून बना सकते हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी हम अपने लक्ष्य तक अग्रसर नहीं हो पाए थे। तो 2002 में मूल अधिकार बनाया गया इसको। ठीक है, मूल अधिकार बना दिया गया और उसको 21A में शामिल कर दिया गया। ये मूल अधिकार बन गया, तो मूल अधिकार बन जाने की वजह से राज्य जो है एकदम बाध्यकारी हो जाता है। शिक्षा जो है मूल अधिकार बना दिया गया शिक्षा को। तो इसके बाद 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास कराया गया संसद में, और उसको 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। और जिससे जो है हमारे देश में जो है एक उसको कानून के रूप में पारित किया गया, और हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन उससे आए भी हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित योजनाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित किया गया था। 1988 में इसे चालू किया गया था, 1988 में। इसका उद्देश्य था कि सारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, उनको भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाए, बिल्डिंग प्रदान की जाए, उसके बाद शिक्षण सामग्री प्रदान की जाए। ये उद्देश्य था इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। अगला हम लोग देखते हैं शिक्षा कर्मी योजना। यह 1987 से चलाई जा रही है और राजस्थान में चलाई जाती है। स्पेशली राजस्थान के लिए था कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं और जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ तक शिक्षा को पहुँचाया जा सके। अगला योजना है जिला प्राथमिक शिक्षा योजना। यह योजना जो है 1993-94 में स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य था कि जो राज्य स्तर से संचालित जो शिक्षा होती है उसको जो है जिले स्तर पे ला दिया जाए। और ये बहुत ही ये जो है पूरे देश में चला था जिला प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद आता है लोक जुम्बिश योजना। ये भी विशेष रूप से राजस्थान में चलाई गई थी, लोक जुम्बिश योजना, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी जो जिले स्तर पे जो शिक्षा जो चल रही है, ये भी 1987 में चलाई गई थी। जिला से ब्लॉक स्तर पे ला दिया गया, शिक्षा को जो है जिला से ब्लॉक स्तर पे लाया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा में क्या था, राज्य से जिले स्तर पे शिक्षा को लाया गया था। और लोक जुम्बिश में ये राजस्थान में स्पेशली चलाई गई थी और उसमें जिले से जो है ब्लॉक स्तर तक शिक्षा को लाया गया था। मिड डे मील जो है 15 अगस्त 1995 को मतलब स्टार्ट हुआ था। उस पहले जो है पका पकाया भोजन नहीं मिलता था, बल्कि जो है 100 ग्राम प्रति छात्र के अकॉर्डिंग जो है प्रदान किया जाता था अनाज, ठीक है। हर महीने में 3 किलो जो है गेहूँ मिलता था या 3 किलो चावल मिलता था, ये इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद जो है इसको पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो उसके अंतर्गत जो है पका पकाया भोजन दिया जाने लगा था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में लागू हुआ था, नवंबर 2000 में। और यह एक बहुत ही मतलब एक राष्ट्रीय मिशन है, एक तरह से राष्ट्रीय मिशन के रूप में संचालित किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान को। और इसका उद्देश्य जो है, बहुत सारे उद्देश्य हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो जितने भी बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट कराना है, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये सब शिक्षा गारंटी योजना। यह योजना ऐसे बच्चों के लिए है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिनको लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, उनको जो है चिन्हित करना और उनको जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, इस योजना का लक्ष्य है। आगे जनशाला इसलिए बनाया, कार्यक्रम चलाया गया कि जो भी मजदूर और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चे को समय देने के लिए या पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए वैकल्पिक स्कूल खोले गए, ठीक है। इसके अंतर्गत लगभग 15,000 वैकल्पिक स्कूल खोले गए, प्रारंभ में खोले गए थे। और प्रौढ़ शिक्षा जो है 1978 से चलाई जा रही है और 2,70,000 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू में खोले गए थे और इसको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत जोड़ दिया गया था जब 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्टार्ट हुआ था। धन्यवाद।